Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, under which article of the Constitution of India are tribunals established? Article 32, Article 50, Article 323A and 323B और Article 226. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 323A और 323B या अनुच्छेद 226? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 323A एंड 323B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 323A और 323B. Article 323A of the Constitution of India deals with administrative tribunals. Article 323B of the Constitution of India deals with other types of tribunals. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B अन्य प्रकार के न्यायाधिकरणों से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 of the Indian Evidence Act, information received from an accused person in custody is relevant when it leads to the discovery of motive, fact, confession और evidence. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार हिरासत में लिए गए अभियुक्त से प्राप्त जानकारी तब प्रासंगिक होती है जब उससे निम्नलिखित का पता चलता है: मकसद, तथ्य, स्वीकारोक्ति या साक्ष्य. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एविडेंस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साक्ष्य. Section 27 of the Indian Evidence Act of 1872 deals with the admissibility of information provided by an accused person in police custody. Information received from an accused person in police custody is relevant when it leads to the discovery of evidence. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 पुलिस हिरासत में अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना की स्वीकार्यता से संबंधित है. पुलिस हिरासत में अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी तब प्रासंगिक होती है जब उससे साक्ष्य का पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रेडमार्क्ड? लोगोस, जेनेरिक टर्म्स, स्लोगन्स और ब्रांड नेम्स. निम्नलिखित में से किसी ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता? लोगो, सामान्य शब्द, नारे या ब्रांड का नाम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जेनेरिक टर्म्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामान्य शब्द. Recently, in the case of Independent News Service Private Limited and another versus Ravindra Kumar Chaudhary and others, the Delhi High Court recently ruled in favor of journalist Rajat Sharma, protecting his personality rights against the unauthorized use of the trademark. Generic terms cannot receive trademark protection as they refer to an entire class of products or services and are not considered distinctive. हाल ही में इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रविंद्र कुमार चौधरी एवं अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार रजत शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की गई. सामान्य शब्दों को ट्रेडमार्क संरक्षण नहीं मिल सकता क्योंकि वे उत्पादों या सेवाओं की एक पूरी श्रेणी को संदर्भित करते हैं और उन्हें विशिष्ट नहीं माना जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, all persons including foreigners, only government employees और only residents of India. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध हैं? केवल भारत के नागरिक, विदेशियों सहित सभी व्यक्ति, केवल सरकारी कर्मचारी या केवल भारत के निवासी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, all persons including foreigners. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेशियों सहित सभी व्यक्ति. Recently, in the case of Nazia Ansari and another versus state of UP and others, the Allahabad High Court ruled that adults have the right under Article 21 of the Indian Constitution to go anywhere, stay with anyone, or marry according to their choice. Rights under Article 21 of the Constitution are available to every person, citizens, and foreigners alike. हाल ही में नाजिया अंसारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि वयस्कों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कहीं भी जाने, किसी के साथ रहने या अपने पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है. द लास्ट क्वेश्चन इज, A जमींदार tortures a रैयत in order to compel him to pay his rent. A is guilty of an offence in IPC under Section 329, Section 333, Section 330 और Section 331. A एक जमींदार एक रैयत को उसका लगान देने के लिए मजबूर करने के लिए उसे प्रताड़ित करता है. तो A आईपीसी किस धारा के तहत अपराध का दोषी है? धारा 329, धारा 333, धारा 330 या धारा 331? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 329. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 329.
According to Section 329 of the IPC, anyone who intentionally inflicts severe injury to extort property or valuable security or to force the victim or someone close to the victim to commit an illegal act or assist in a crime shall be punished with life imprisonment or imprisonment up to 10 years and may also be fined. भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है ताकि उसकी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हड़पी जा सके या पीड़ित या उसके किसी करीबी को कोई अवैध कार्य करने या अपराध में सहायता करने के लिए मजबूर किया जा सके, उसे आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. Before we wrap up, here's a question for you. The offense of theft is punishable in IPC under Section 378, Section 379, Section 380 और Section 381. IPC की धारा के तहत चोरी एक दंडनीय अपराध है. धारा 378, धारा 379, धारा 380 या धारा 381. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.